अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 7 द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटिन्यू है और बिल्कुल तकरीबन अपने अख्ताम के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेंजीन की प्रिपरेशन यानी कि आइसोलेशन वगैरह को स्टडी करा था, उसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री जानी थी। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्दर स्टडीज के लिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि हम यहां पर आज स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंदर बेसिकली अगर मैं अपने लेक्चर के आउटलाइन आपको बताऊं तो हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बेंजीन के स्ट्रक्चर को शुरू में डिटेक्ट किया गया, किस तरीके से केक्यूल ने उसको बताने की कोशिश करी, किस तरीके से जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आया और किस तरीके से सेल्फ सेंटर्ड वाला कॉन्सेप्ट आया। ये तीन मेन कॉन्सेप्ट हैं जो आज के लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं ताकि बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने में आसानी हो। जब बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना तो आगे जो उसके रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक वगैरह और जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले वो वजूहात जान लेते हैं कि क्यों बेंजीन के स्ट्रक्चर को इतनी मैं अहमियत दे रहा हूं और क्यों जो है वो इतना ज्यादा इसके बारे में डिस्कस किया गया, डिबेट की गई एक लंबे टाइम तक। देखो, जो केमिकल एनालिसिस है और जो मॉलिक्यूलर वेट है वो शो करता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ऑफ बेंजीन वो क्या है, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो है C6H6। ठीक है ना, यानी कि 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जबकि इसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि जाहिर सी बात है हेक्सेन का ही होगा जिसमें 6 कार्बन होते हैं, वो फॉर्मूला बनता है C6 और H होता है 14। यानी कि उन 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन कंबाइन हो सकते थे, जबकि बेंजीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 हाइड्रोजन कंबाइन है। तो ये बात जाहिर करता है कि जो बेंजीन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आया, वो पॉइंट ये है कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड। ये हाईली अनसैचुरेटेड है। क्यों अनसैचुरेटेड है? क्योंकि इसने सारे जो ये बॉन्ड्स बना सकता था हाइड्रोजन के साथ वो अवेल नहीं किए, तो ये सैचुरेट नहीं हुआ ये हाईली अनसैचुरेटेड है। तो जाहिर सी बात है अगर बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है तो उसको बिहेव भी करना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह। और याद रखिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाली बात, कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इतना हम पढ़ के आ चुके हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किस किस्म के रिएक्शन करते हैं? वो रिएक्शन करते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, उनको कौन सा रिएक्शन करना चाहिए? उनको करना चाहिए एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बात यह है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है। ठीक है, जबकि जो करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला हो सकता है हेक्सेन का वो C6H14 है, यानी 14 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग पॉसिबल थी, लेकिन उसने 6 के साथ बनाई। ठीक है, तो इसका मतलब वो सैचुरेट तो नहीं हुआ, सारे बॉन्ड्स को उसने यूज नहीं करा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हाईली अनसैचुरेटेड है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको डिफरेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह कौन से रिएक्शन करने चाहिए? एडिशन रिएक्शन करने चाहिए। लेकिन एक बड़ी ही अजीब और गरीब सी बात हमने ऑब्जर्व की है कि ऐसा नहीं होता। बेंजीन जो है वो ये एडिशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। ठीक है ना, जबकि और कुछ जो उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट बातें, देखो अगर हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं, जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ इन डार्क, अंधेरे में, लाइट नहीं दे रहे फिलहाल। ठीक है ना, और उसमें जो है वो कोई डाइल्यूट एसिड हो सकता है। ठीक है ना, विद डाइल्यूट एसिड्स होते हैं जिनके साथ इसको रिएक्ट कराया जाता है। तो याद रखो, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ इन डार्क विद डाइल्यूट एसिड्स नो रिएक्शन अकर, कोई रिएक्शन अकर होता ही नहीं है। ठीक है ना, कोई रिएक्शन अकर नहीं हो रहा। और अगर कोई रिएक्शन अकर नहीं हो रहा, जबकि एक बड़ी ही वही जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं विद डाइल्यूट एसिड। तो ये बेंजीन जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा, जबकि बेंजीन जो है वो रिएक्ट करता है रिएजेंट्स के साथ। बेंजीन जो है वो क्या कर रहा है? बेंजीन
रिएक्ट्स विथ रिएजेंट्स के साथ जो है वो रिएक्ट करता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर वो उनके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये दो करते हैं, ये जो रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने की सलाहियत है ये किसके पास होती है, ये होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के पास, यानी कि जो रिंग वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, रिंग, ठीक है ना, रिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है वो ये काम करते हैं। तो इसका मतलब बेंजीन का कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो जा रही हैं एरोमेटिक रिंग की तरफ, क्योंकि यहां पर ये जो मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करते हैं। ये एरोमेटिक रिंग जो सबसे कॉमन रिएक्शन करते हैं वो कौन सा रिएक्शन करते हैं, वो करते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पर कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके जो है वो अटैक करता है। तो अभी जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का दिमाग ये एडजस्ट कर रहा हूं कि हम क्यों बेंजीन के स्ट्रक्चर में इतने कंफ्यूज हो रहे हैं या क्यों हमें टाइम लग रहा है। बेंजीन स्ट्रक्चर के मुताबिक हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की ये बिहेव कर रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह। ठीक है ना, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एडिशन रिएक्शन करते हैं और ये एडिशन रिएक्शन नहीं कर रहा, बल्कि ये जो रिएक्शन कर रहा है वो असल में कर रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, जैसे अब मैं मिसालें भी दे दूं आपको ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन कराता हूं, पहली मिसाल, अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन कराता हूं C6H6, इसको मैं रिएक्ट कराता हूं विद ब्रोमीन, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, और ये जो ब्रोमीन के साथ मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं वो मैं आप इसको करा रहा हूं फेरिक ब्रोमाइड की मौजूदगी के अंदर। ठीक है ना, फेरिक ब्रोमाइड की मौजूदगी के अंदर मैं रिएक्ट करा रहा हूं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो देखो सब्स्टिट्यूशन हो रही है। कैसे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह ये ले लेगा, एक हाइड्रोजन की जगह लेगा तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा C6H5 और एक की जगह पर आ जाएगा ब्रोमीन, जबकि दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो हाइड्रोजन यहां से गया था वो दूसरे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। ये वो रिएक्शन है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ बेंजीन। लेकिन जो हम ऑब्जर्व नहीं करते, जो कि होना चाहिए हमारे स्टडीज के मुताबिक, वो ये होना चाहिए C6H6 होगा और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या क्या रिएक्शन बनना चाहिए, रिएक्शन बनना चाहिए सबसे पहले C6H6 और ब्रोमीन 2 होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, इसी के साथ साथ बनना चाहिए C6H6 और ब्रोमीन जो है वो 4 हो जाना चाहिए। फिर ब्रोमीन 6 हो जाना चाहिए, C6H6 ब्रोमीन हो जाना चाहिए 6। लेकिन ये हम ऑब्जर्व नहीं करते, जो कि हमें लग रहा था कि हम ऑब्जर्व करेंगे, और हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि ब्रोमीन जो है वो उसको आके सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है ना, अब ये तो हो गई एक मिसाल, इसको यहीं पर ही रखते हैं। दूसरी मिसाल समझ लो, दूसरी मिसाल ये कि बेंजीन यानी कि ये जो एरोमेटिक रिंग है वो क्लोरीनेशन भी करते हैं। कौन कौन से रिएक्शन कर रहे हैं, ये क्लोरीनेशन करते हैं, इन सब की मिसालें मैं दूंगा। ये नाइट्रेशन करते हैं, ये सल्फोनेशन करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है क्या क्या बनाएंगे, जब क्लोरीनेशन करेंगे तो ये बना देते हैं हमारे पास C6H5Cl, जैसे ब्रोमीन वाला रिएक्शन था। ये नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं नाइट्रेशन के नतीजे में, C6H5NO2, ठीक है ना। फिर ये बेंजीन जो सल्फोनेशन होती है उसके अंदर ये जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, जिसके अंदर आता है C6H5SO3H, ठीक है ना, और टोलिन वगैरह बनाते हैं। तो ये जो है ना, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहे हैं वो कुछ इस किस्म के रिएक्शन ये परफॉर्म कर रहा है जहां पे सीधा सीधा हमें सब्स्टिट्यूशन नजर आ रही है। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो बेंजीन का रिएक्शन जब करा रहे हैं विद क्लोरीन, ठीक है ना, और तो बन जाता है हमारे पास C6H5 और Cl। देखो आके उसने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया और बाद में बन गया HCl, और ये होता है आयरन की मौजूदगी में। आयरन को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली, जो मैंने आपको नाइट्रेशन की मिसाल दी, तो यही बेंजीन जब रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नतीजे में बन जाता है हमारे पास C6H5NO2, ठीक है ना, नाइट्रेशन हो गई यहाँ पर। और फिर अलग से उसने जब सब्स्टिट्यूट करा तो वाटर बना दिया। फिर इसी तरीके से H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सारे के सारे रिएक्शन हैं ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स हैं, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको कौन से रिएक्शन करने चाहिए, इसको एडिशन रिएक्शन करने चाहिए। लेकिन ये एडिशन रिएक्शन नहीं करते हुए
क्या परफॉर्म कर रहा है? ये सारे के सारे जो रिएक्शन कर रहा है वो कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होना इस बात को जाहिर करता है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है ना, जो बिहेव है जो बेंजीन है वो बिहेव कर रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह, जबकि उसको बिहेव करना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह। ठीक है ना, तो मेन बात क्या हो गई? मेन बात ये हो गई, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, बेंजीन इज बिहेविंग लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करेगा काम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह। ठीक है ना, तो इस बहस मुबाहिसा से हम जो दो नतीजे अखज कर सकते हैं वो क्या बने? जो दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये क्यों, ये हाई अनसैचुरेटेड होते हुए सैचुरेटेड की तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, तो भाई इसकी दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। पहली एक्सप्लेनेशन जो ये हो सकती है वो ये है कि सिर्फ इनमें से ओनली वन हाइड्रोजन, इनमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, वो क्या है? वो है रिएक्टिव। जब भी वो जो है क्या हो रहा है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल सकती है कि सारे के सारे जो ऑल 6 हाइड्रोजन हैं, जो सारे के सारे 6 के 6 हाइड्रोजन थे वो बराबर हैं। ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट, पहली बात है वो बराबर हैं और वो रिप्लेस करते रहते हैं, रिप्लेसिंग एनी वन ऑफ देम, और ये रिजल्ट कर रहा है इन द सेम प्रोडक्ट। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनी थी कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, वो रिएक्टिव है। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि हमारे काम की पॉसिबिलिटी है वो ये है कि सारे के सारे जो 6 के 6 हाइड्रोजन हैं वो बराबर हैं और ये जो रिप्लेसिंग हो रही है किसी भी एक की, वो सेम ही प्रोडक्ट बना रही है, यानी कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो प्रोडक्ट जो है वो सेम बन जाती है। तो ये जो दो एक्सप्लेनेशन हमारे पास बनी उससे हमें स्ट्रक्चर बनाने में आसानी हुई। इस अनयूजुअल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो पहली बात अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक्सप्लेनेशन दी केक्यूल ने। और केक्यूल की ये एक्सप्लेनेशन आई सबसे पहले हमारे पास 1865 में। 1865 में केक्यूल ने इस अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से किया कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो है रिंग स्ट्रक्चर, पहली बात। और वो जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया और फाइनली यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। तो ये जो हमारे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक हमें आइडिया मिला केक्यूल के जरिए। और वही बड़ा मशहूर जो है वो वाकया है कि एक्चुअली जो है वो केक्यूल ने अपने ख्वाब में देखा था, केक्यूल ड्रीम कहलाता है वो, केक्यूल ड्रीम। ये जो है ना उसने अपने ख्वाब में देखा था, उसने ख्वाब में देखा कि एक सांप जो है, एक सांप जो है वो अपनी ही दुम को काट रहा है। इस तरीके से उसने देखा एक सांप को अपने ख्वाब के अंदर कि वो अपनी दुम को काट रहा है। तो उसको जो है वो बस, वो जाहिर सी बात है जब दिमाग ही एक चीज में लगा हुआ था स्ट्रक्चर को खोजने में, तो जब उसने उस सांप को अपनी ही दुम खाते हुए देखा तो एक स्ट्रक्चर देखा जो साइक्लिक सा स्ट्रक्चर नजर आया, तो उसने ये नतीजा खस करा कि जो बेंजीन है वो इस तरीके से भी हो सकता है, काम कर सकता है और यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब देखो सारे के सारे कार्बन जो है वो एक्चुअली यहां पर अपनी वैलेंसी को फिल कर रहे हैं। इस कार्बन के साथ देखा जाए 1 2 3 4 हो गए बॉन्ड, 1 2 3 4 हो गए बॉन्ड। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना जो कि यहां पर जो है वो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि मैंने इस तरीके से बनाया कि यहां पर एक कार्बन आ गया, इधर कार्बन आ गया, इधर कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और फिर समझ लो कि यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया और फिर यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। तो ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है ना, तो अब कैक्यूल के स्ट्रक्चर पे ही बात कर रहे हैं। तो इस कैक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कैक्यूल के मुताबिक जो फॉर्मूला है बेंजीन का, उसको प्रोडक्ट देना चाहिए शुड गिव एडिशन प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, उसको एडिशन प्रोडक्ट्स देनी चाहिए।
ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैक्यूल का स्ट्रक्चर जो है, ये दो तरीकों से इक्विवेलेंट है, दो तरीकों से हम शो कर सकते हैं। या तो हम इस तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है ना, एक तो तरीकेकार यही है कि हम डबल बॉन्ड इधर बना दें, डबल बॉन्ड इधर बना दें, और फिर डबल बॉन्ड इधर बना दें, और यही चीज इक्विवेलेंट है। ये जो साइन आ रहा है ये आइसोमर का भी होता है कि ये सेम है, ठीक है ना। और हम कैसे बना सकते हैं इसको, हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से, यहां से ऐसे और ऐसे। लेकिन वो जो डबल बॉन्ड है वो अब यहां पर भी हो सकता है डबल बॉन्ड, फिर जब यहां होगा डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड इधर कहीं पर होगा, जब इधर होगा तो उसके बाद यहां पे होगा। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको स्ट्रक्चर 1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं स्ट्रक्चर 2। तो ये जो है ना, एक्चुअली ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, और ये सिर्फ जो है वो शिफ्टिंग होती रहती है डबल बॉन्ड की, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है ये तकरीबन बराबर है एक ही चीज के। हम उसको फिर इस तरीके से भी बनाते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देखोगे इस तरीके से भी बना हुआ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बना रहे होते हैं इस तरीके से कि जो बॉन्ड्स हैं लगातार शिफ्ट हो रहे हैं, बॉन्ड्स आर नॉट फिक्स्ड। पहली बात ये कि एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई ना अहम, वो ये है कि जो डबल बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है। डबल बॉन्ड्स आर नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, बल्कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। बल्कि हम ये तीसरी बात कर लेते हैं ज्यादा सिंपल, कि जो कार्बन कार्बन है इनके जो डबल बॉन्ड करेक्टर है, इनके पास सिर्फ पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड का जो करेक्टर है इनके पास वो पार्शियली पाया जाता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये कैक्यूल ने बताया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्ट्रक्चर है या बॉन्डिंग जो बेंजीन रिंग के अंदर होती है, 30 साल तक, 30-40 साल तक उसको जो है वो डिबेट किया गया, उस पर जो है वो बहस मुबाहिसा किया गया। और सबसे पहले मैं क्योंकि अभी कैक्यूल का ही बता रहा हूं, तो मैं कैक्यूल के ऊपर आने वाला एक ऑब्जेक्शन आपको बताऊं कि ऑब्जेक्शन क्या आया था ऑन कैक्यूल स्ट्रक्चर। कैक्यूल का जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर क्या जो है वो ऑब्जेक्शन सबसे पहले रेज किया गया था, वो ये था कि इसको देने चाहिए दो ऑर्थो प्रोडक्ट्स देने चाहिए। मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि अगर कभी भी जो है वो आके कंबाइन होता है कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, तो उसको जो है वो दो प्रोडक्ट देने चाहिए, ठीक है ना। मतलब वो देने चाहिए, हालांकि वो देता नहीं है, वो तो एक ही प्रोडक्ट दे रहा होता है। क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ ऑब्जेक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से ना, फॉर एग्जांपल ये एक आ गया स्ट्रक्चर, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो नंबरिंग अगर कर लें तो आसानी हो जाएगी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं x और y, ठीक है ना, वो इधर मिल रहा है x, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे मिल रहा है y। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है यही वाला स्ट्रक्चर दोबारा से बनाए, अगर ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, तो नंबरिंग वही चल रही है। नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। तो अगर यहां पे हम कंबाइन करते हैं तो ये आ रहा है x और ये आ रहा है y। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है ना, लेट से इसको स्ट्रक्चर नंबर 4 कर देते हैं, इसको स्ट्रक्चर नंबर 5 कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 में देखोगे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उस कार्बन के ऊपर हैं जो कंटेन कर रहा है सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, जो कंटेन कर रहा है सिंगल बॉन्ड। जबकि जो ये वाला है हमारे पास, इसमें जो है वो देखो जहां पर x और y आ रहे हैं, ये वहां पर आ रहा है जहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है ना। तो अब ये एक ऑब्जेक्शन था कि भाई ये किस तरीके से हो रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई एक ही प्रोडक्ट क्यों बनती है, दो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनते कैक्यूल के स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है। तो फिर कैक्यूल ने थोड़ी सी अपनी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाया, और उसने अपनी एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाया इन 1872, ठीक है ना। और वो ये था जो इसने थोड़ा सा इसके अंदर एडिशन करा कि जो कार्बन एटम होते हैं, द कार्बन एटम इन बेंजीन, बेंजीन में मौजूद जो कार्बन एटम्स हैं वर इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, वो हमेशा इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। और क्योंकि वो इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन कार्बन का पेयर होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा आधे टाइम के लिए, और आधे टाइम के लिए वो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो यानी कि वो जो है ना लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं।
और इसी वाइब्रेशन की वजह से जो है ना ये दो नतीजे निकले थे कि भाई जब वो वाइब्रेट करते रहते हैं तो एक ये नतीजा निकला था इस किस्म का, और दूसरा क्या था, इसी का आइसोमर क्या बन सकता है, इसी का आइसोमर बन सकता है यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये एक आगे आया कैक्यूल का, हालांकि इसके ऊपर भी एतराजात हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक जो आया हमारे पास स्ट्रक्चर 1887 में, जो स्ट्रक्चर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सजेशन थी, ये बात है 1887 में, 1887 में आर्मस्ट्रॉन्ग की सजेशन थी, और उस आर्मस्ट्रॉन्ग की सजेशन पे, क्योंकि सजेशन उसकी थी, तो आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर फॉर्मूला कहलाता है आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर स्ट्रक्चर बेंजीन का, और ये प्रपोज किया गया इन 1892, और उसके मुताबिक जो बना स्ट्रक्चर वो कुछ इस किस्म का बना, ठीक है। ये आ गया वही, ये तो जाहिर सी बातें चला ही आ रहा है कैक्यूल का। और ये है कि जो हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे और जो एक बॉन्ड बचेगा वो सेंटर की तरफ जाएगा, ये कंसेंट्रिक भी कहलाता है, ये सेंटर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि जो कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड होता है, जो फोर्थ वैलेंसी होती है वो डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ जो भी बेंजीन रिंग है उसके। तो हम सिंपल लफ्जों में बता रहा हूं कि जो फोर्थ वैलेंसी है of carbon, each carbon is directed towards the center, ठीक है ना। और ये सेंट्रिक स्ट्रक्चर भी कहलाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर का सेंट्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन सेंट्रिक स्ट्रक्चर को इतनी कोई खास पॉपुलैरिटी या सपोर्ट मिली नहीं, लेकिन बहरहाल ये भी एक स्ट्रक्चर था। तो कैक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आने वाले ऑब्जेक्शन, और आर्मस्ट्रॉन्ग वाला जो एक ये फोर्थ वैलेंसी का जो इन्होंने तरीकेकार बताया था उसको बैलेंस करने का कि सेंटर की तरफ होगी, ये वो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो बेंजीन के हवाले से हमें डिस्कस करने थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बातें हैं जो कि काबिल बहस थी और क्यों ये बहस आगे बढ़ी। और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन देखेंगे, तो फिर आपको एक परमानेंट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा बेंजीन का। सो दैट्स इट। आई होप बेंजीन का स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गया होगा, हिस्ट्री और उसके अंदर क्यों क्या स्ट्रक्चर है और हम बनाते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।